हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फ्रेंडली एडू हब। एंड आज हम डिस्कस करने को आ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किए थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है, उनके अंदर इंटरलिंक क्या है एंड डिफरेंसेस क्या है। तो डेवलपमेंट का कंसेप्ट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डेवलपमेंट क्या है। ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ है। हम इसको मेजर नहीं कर सकते, ये हमारा ओवरऑली हम कैसे डेवलप करते हैं। जैसे कि इसके अंडर फिजिकल डेवलपमेंट भी आता है, जैसे कि हमारा हाइट वेट हो गया, और बाकी जैसे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल, और सारे डेवलपमेंट्स आते हैं इसके अंदर। तो अगर आपका ये डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप जाके लास्ट वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो इसके अंदर क्या आएगा, यहाँ के प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में कुछ मेजर प्रिंसिपल्स है जो कि आज हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, और नोट्स भी अवेलेबल है, आप यहाँ से ले सकते हो। तो पहला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसका डेफिनेशन क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी emphasizes द डेवलपमेंट इज एन ongoing cumulative प्रोसेस बिल्डिंग ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। मतलब क्या है, हमारा जो पास्ट में जो एक्सपीरियंस है उसको हम अक्वायर करते हैं, वो हमारे माइंड में रहता है, और उसी हिसाब से हम प्रेजेंट में कुछ ऐसे वर्क, ऐसे एक्टिविटीज करते हैं जो कि हमारे फ्यूचर को भी इम्पैक्ट करें। तो ये है कंटिन्यूटी, जिसको हम ये भी बोलते हैं कि फ्रॉम वूम टू टॉप। इस पिक्चर में जैसे आप देख सकते हो, इस पिक्चर में जैसे आप देख सकते हो, इसमें क्या है कि ये बच्चा जो वोम में है, अपने मम्मी के पेट में रहता है, उसके बाद वो तो मतलब कि मरते दम तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो ये जो प्रिंसिपल है कंटिन्यूटी का, ये वही बोलता है कि हम लाइफ में हमेशा हर स्टेज में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो डेवलपमेंट क्या हो गया? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है इसका? तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सेफालोकॉर्डल डेवलपमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ग्रोथ होता है वो फ्रॉम हेड टू टो होता है। जब बेबी छोटा रहता है तो ये पहले क्या करता है ना, उसका पहले हेड का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसके टो तक ये डेवलपमेंट ग्रो करता जाता है। जैसे कि infants develop control of the head and face movements within the first 2 months after birth. But in the next few months, they will be able to lift themselves up by using the arms. By 6 to 12 months of age, infants start to gain leg control and may be able to क्रॉल स्टैंडर्ड वर्क। जैसे कि बच्चा ऐसे थोड़ी करता है कि पैदा होते ही चलने दौड़ना भागना शुरू कर देता है, नहीं करता है ना। पहले वो अपना फेस का मूवमेंट एक्सप्रेशन देता है, फिर आराम से वो अपना हैंड का मूवमेंट करता है, फिंगर्स मूवमेंट करता है, और लास्ट में उसका क्या होता है ना, उसका लेग मूवमेंट उसका स्टार्ट होता है। तो ये जो फ्रॉम हेड टू टो जो भी जो है डेवलपमेंट, ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सेफालोपोडल डेवलपमेंट। थर्ड क्या है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होता है ना, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है कि स्पाइनल कॉर्ड डेवलप्स बिफोर द आउटर बॉडी ऑफ द बॉडी, द चाइल्ड्स आर्म्स डेवलप बिफोर द हैंड्स, एंड द हैंड्स एंड फीट डेवलप बिफोर द फिंगर्स एंड टोज। फिंगर एंड टो मसल्स आर द लास्ट टू डेवलप इट। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब क्या है? उसका स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट पहले होता है, बाकी उसके ये डेवलपमेंट उसका ग्रो करता जाता है कहाँ पे? उसके आर्म्स, फिर हैंड्स, एंड फिर फिंगर्स। तो ऐसे ही उसका डेवलपमेंट होता है, मतलब कि ये अगर सेंटर हो गया तो चारों तरफ उसका डेवलपमेंट होता है। तो ये क्या हो गया? प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। जैसे कि यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये एक छोटा सा बेबी है। तो यहाँ ये उसका हेड है, तो हेड से टो तक जब जाता है तो ये क्या हो जाता है? उसका सेफालोपोडल डेवलपमेंट। लेकिन जब यहाँ ये सेंटर है और यहाँ से उसके जैसे कि फिंगर्स या फिर टोज तक जाता है, ये क्या हो गया? प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है इसका? नेक्स्ट प्रिंसिपल है, फोर्थ प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। हाँ, तो आपको ये जो प्रिंसिपल्स याद रखने हैं, ऐसा नहीं कि इसका ये सीक्वेंस है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ऐसा नहीं है। आपको ये सारे प्रिंसिपल्स बस याद रखना है, इसका ऐसा कोई सीक्वेंस, पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। Maturation refers to the sequential characteristic of biological growth and development.
मैचुरेशन क्या होता है ना, हमारा जो बायोलॉजिकल ग्रोथ होता है, हमारा जो डेवलप करता है बॉडी, उसका जो सीक्वेंस है उसको हम क्या कहते हैं, मैचुरेशन। इसमें इसके अंदर क्या आता है, बहुत से बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं सिक्वेंशियल ऑर्डर में। इसमें क्या होता है ना, बच्चा बहुत से नई एबिलिटीज को एक्वायर करता है, उसका ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम भी मैच्योर करता है। जैसे कि एग्जांपल में क्या है, a 4 month old cannot use language because the infant's brain has not matured enough to allow the child to talk। एक 4 महीने का बेबी कभी बात नहीं कर सकता क्योंकि उसका वो उतना उसका ब्रेन मेच्योर नहीं हुआ है कि वो लैंग्वेज यूज करे, वो कुछ बोल सके, कम्युनिकेट कर सके। जब 2 साल तक आ जाता है तो उसका ब्रेन डेवलप करने लगता है धीरे धीरे। तो क्या करता है ना, उसका कैपेसिटी हो जाता है टू स्टे एंड टू से एंड अंडरस्टैंड वर्ड्स। वो हमारी बातें समझ सकता है और कुछ कुछ बातें बोलना भी शुरू कर देता है। ऑल्सो अ चाइल्ड कैंट राइट एंड ड्रॉ अंटिल ही हैज डेवलप्ड द मोटर कंट्रोल टू होल्ड अ पेंसिल और क्रेयन। जैसे कि ये हो गया, हम एक पेन हो गया, तो इस पेन में क्या होता है ना, हम जब उसको पकड़ना स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं, तो थोड़ी हम उसको स्टार्ट करते हैं ऐसे पकड़ना, तो हमारा पहले क्या होता है ना, उसको एक क्रेयॉन हो गया या फिर कोई पेन पेंसिल, उसको कैसे ग्रिप करे, उसको कैसे पकड़े, फिंगर का मूवमेंट कैसा हो, ये पहले सीखते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है, मैं बोलूंगी। जैसे कि हम भोलू की बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो बेबी है, लेट इट बी, इसका नाम भोलू है, ये बेबी है। फिर उसका क्या होता है ना, ये उसका चाइल्डहुड आ जाता है, धीरे धीरे बड़ा होता गया। फिर आ जाता है इसका टीनेज, ये टीनेज में आ गया, और अगेन अडॉल्टहुड। अडॉल्टहुड के बाद क्या हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा ऑब्वियसली। तो ये हो गया हमारा भोलू, बूढ़ा हो गया। तो ये जो प्रोसेस था कि बेबी से स्टार्ट करके उसके ओल्ड एज तक, तो ये क्या हो गया, मैचुरेशन। क्यों, ये एक बायोलॉजिकल चेंज है एंड ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में होता है। तो ये हो गया हमारा मैचुरेशन। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी। तो यूनिवर्सलिटी का डेफिनेशन क्या है, इट सजेस्ट दैट सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर कॉमन टू ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ कल्चरल और एनवायरमेंटल डिफरेंसेस। जैसे कि हम एक नए जब हम, आप याद कीजिए, जब आप पहली बार फोन देखे थे, आपको पता था क्या फोन कैसे यूज करते हैं, उसके अंदर क्या एप्लीकेशंस है, या फिर उसको कैसे टाइप करना है, नहीं पता था ना। तो हम जब एक न्यू चीज, एक न्यू ऑब्जेक्ट हो गया, न्यू एनिमल या फिर बर्ड देखते हैं, तो हमारा पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि हाँ ये चीज क्या है, और ये सबके साथ होता है। तो यूनिवर्सलिटी क्या बोलता है ना, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर जो भी डेवलपमेंट होता है यूनिवर्सल है। कुछ कुछ डेवलपमेंट्स है जो सबके साथ सेम ही होता है, लेकिन उसके बाद जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, ये कहता है कि द यूनिकनेस ऑफ ईच पर्सन्स डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक, एनवायरमेंटल एंड एक्सपीरियंशियल फैक्टर्स। जैसे कि हमारा मेमोरी पावर हो गया, एक क्लास में बहुत से लर्नर्स रहते हैं, कोई फास्ट लर्नर है, कोई स्लो लर्नर है, और सबका मेमोरी पावर, रिटेंशन पावर सेम नहीं होता है, सबका अपने अपने पेस में वो चीजों को याद रखते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो इन सबका एक इंडिविजुअलिटी है, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। तो नेक्स्ट जो सेवंथ प्रिंसिपल है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द जेनेरिक टू स्पेसिफिक। जैसे क्या हो गया, इन्फेंट्स फर्स्ट मोटर मूवमेंट्स आर वेरी जनरलाइज्ड, अनडायरेक्टेड एंड रिफ्लेक्सिव, वेविंग आर्म्स आर किकिंग बिफोर being able to reach or grip towards an object। जैसे कि छोटा सा बेबी रहता है और हम उसको बहुत से खिलौने देते हैं, तो मान लीजिए उसके ऊपर एक खिलौना ऐसे हम बांध लिए, तो वो क्या करेगा ना, उसको पकड़ने को ट्राई करेगा, ठीक है। उसका जो रिफ्लेक्स एक्शन होगा, वो पहले अपने आर्म्स को मूव करेगा या फिर अपने ही विल स्टार्ट टू किक, सो दैट उसके पैर या फिर हाथ वहां तक पहुंच जाए। ये हो गया क्या, जेनरिक। तो आराम से उसका जो मसल डेवलप करता है, मसल मूवमेंट करके वो धीरे धीरे ट्राई करता है कि नहीं, मैं सिर्फ अपने हाथ हिलाने से उसको पकड़ नहीं पाऊंगा, मुझे अपने फिंगर्स पे मूवमेंट करना है। तो जो फिंगर मूवमेंट हो गया, ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। एंड वो जो हैंड मूवमेंट कर रहा था वो क्या हो गया, जेनरिक। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या होता है ना, जो डेवलपमेंट होता है, हमारे बॉडी में जो मूवमेंट होता है, होल टू पार्ट्स भी हो सकता है या फिर पार्ट्स टू होल भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए इसका एग्जांपल क्या है, चाइल्ड फर्स्ट स्टार्ट्स टू लर्न हैंड मूवमेंट, देन फिंगर मूवमेंट, एंड देन लर्न द मूवमेंट ऑफ बोथ हैंड एंड फिंगर टुगेदर। जैसे कि
उसी सेम एग्जांपल को लेते हैं। वही सेम बेबी अगर उसको हम दे दिए कुछ पकड़ने के लिए, कुछ खेलने के लिए, अगर वो सिर्फ अपने हैंड का मूवमेंट करेगा, पकड़ पाएगा क्या? नहीं पकड़ पाएगा। अगर सिर्फ अपने फिंगर्स का मूवमेंट करेगा तो भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर इंटीग्रेट करके उसको समझ में आ गया कि नहीं, अगर मैं अपने हाथ के साथ अपने फिंगर्स का भी मूवमेंट कर रहा हूँ तो शायद, या फिर हाँ, मैं इस खिलौने को पकड़ सकता हूँ। तो ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट नाइन्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है जो कि आपको मास्टर्स में भी या फिर आपको यूजीसी नेट में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका जो डिबेट होता है बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के अंदर कि नेचर वर्सेस नर्चर, मतलब कि एक चाइल्ड का डेवलपमेंट के लिए नेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नर्चर। ये डेवलपमेंट का प्रिंसिपल उसी बात को बोल रहा है कि द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज अ प्रोसेस दैट कैन नॉट बी डिफाइंड wholly based on either heredity or environment. Both have to play an important role in development. There are arguments in favor of both. However, most psychologists agree that an interplay of these two factors leads to development. जैसे कि एक बच्चे का ग्रोथ या फिर उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उस उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है? अपने जीन से इन्फ्लुएंस्ड है या फिर अपने सोसाइटी या उसको क्या नेचर मिल रहा है, उसको क्या एनवायरनमेंट मिल रहा है, उससे इन्फ्लुएंस्ड है। तो जो एनवायरनमेंट है वो हो गया नेचर, एंड हेरिडिटी ये हो गया नर्चर। तो नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है ये है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। ये क्या कहता है ना, हाँ, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, इसके जो भी डायमेंशन है, जितने भी एस्पेक्ट्स है, वो सब इंटर रिलेटेड है। इसका एग्जांपल है अ हेल्दी बॉडी टेंड्स टू डेवलप अ हेल्दी माइंड एंड एन इमोशनली स्टेबल, फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड सोशली कॉन्शियस पर्सनालिटी। Inadequate physical or mental development may, on the other hand, result in a socially or emotionally maladjusted personality. जैसे कि अगर आपके सामने आपका दोस्त या फिर आपके फैमिली मेंबर या किसी को भी, एक्सवाइजेड किसी को भी ले लीजिए एग्जांपल में, अगर उसका फिजिक ठीक नहीं है, अगर वो उसको अच्छा डाइट नहीं मिल रहा है, उसका न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उसका फिजिक ठीक नहीं है, वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, तो उसका सोशल या फिर इमोशनल मोरल डेवलपमेंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो डेवलपमेंट में जितने भी फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं ये सब इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। इसका मतलब क्या है ना, जो डेवलपमेंट होता है, ऐसा नहीं है कि लीनियर मोड में ही होता रहता है। जैसे कि मैं ग्रो कर रही हूँ, मेरा कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, मेरा जैसे कि सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, एक पॉइंट तक मेरा डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली एक लीनियर प्रोसेस में होगा, लेकिन उस पॉइंट में मैं जाकर रुक जाऊंगी। इसलिए रुकूंगी कि ताकि मैं सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकूं, देख सकूं कि हाँ, मुझ यहाँ तक मेरा ये डेवलपमेंट हुआ है, फिर अगेन वो स्पाइरली डेवलप होता जाएगा। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। तो नेक्स्ट, ये हाँ, यहाँ तक था 11 प्रिंसिपल्स। तो आपको अगर याद रहे, इसलिए आप ऐसे कुछ भी फ्लो चार्ट हो गया या फिर सर्कुलर चार्ट, आप ऐसे कुछ चार्ट बना के कलरफुल बना के आप उसको आराम से याद रख सकते हो। कहीं पे भी आप अपने वॉल पे जहाँ पे पढ़ते हो, अपने आसपास कहीं पे भी चिपका दो तो आपके नज़र के सामने रहेगा, तो आपके दिमाग में भी ये रह जाएगा कि ये जो भी मेथड है, मैं पर्सनली इसको यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती। तो बस समराइज कर लेंगे तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ सेफालिक डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमल डिजिटल डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, principle of general to specific, principle of spiral versus linear advancement, principle of interrelation, principle of interaction between heredity and environment, principle of integration। तो यहाँ तक था आज हमारा टॉपिक। और आपको अगर इस टॉपिक पे कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, हम इसको डिस्कस करेंगे फिर से। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।